हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQIAS हिंदी में। दोस्तों, बात करें अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हालिया रिपोर्ट की, तो जो विगत वित्तीय वर्ष में भारत में FDI का इनफ्लो था वो उसके पहले वाले वित्तीय वर्ष की अपेक्षा लगभग 96% कम था। लगभग $10.1 बिलियन का FDI भारत ने देखा था पिछले वर्ष में, और जो पिछला जो वित्तीय वर्ष में हमने देखा वो लगभग 400 मिलियन के अराउंड था, 0.4 बिलियन के आसपास था, विच शोज की लगभग 96% का डिक्लाइन है। पहली बात तो भारत जैसे देश के लिए जो विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन के सामने उभरा है, उस देश के लिए FDI का इतना कम हो जाना चिंताजनक है। दूसरी बात, FDI के इस प्रकार से कम होने के पीछे बहुत से कारण हैं। उन कारणों को हम देखेंगे, किस प्रकार से भारत बेहतर कर सकता है, उन बातों को, उन एंगल्स को, उन दृष्टिकोणों को भी हम देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि वास्तविकता में FDI होता क्या है। बहुत आसान भाषा में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी आज हम समझेंगे। ठीक है, बात कर ले कि बात शुरू कहां से हुई, तो देखिए एक आर्टिकल आप देख सकते हैं, नेट FDI फॉल्स 96% इन 2024 टू 2025। ठीक है, ये जो 2024-25 वाला जो हमने वर्ष देखा, लगभग आप देख सकते हैं कि 96% की गिरावट FDI में देखने को मिल रही। सरकार निश्चित तौर पर चिंतित होगी, सोच रही होगी, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं समझने की, काम करने की जरूरत है। क्या बातें हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत का निव्वल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वर्ष 2023-24 में 10.1 बिलियन था, जो 2024-25 में 0.4 बिलियन ही रह गया है। ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, चिंता वाली बात है। ठीक है, और निवल FDI में तीव्र गिरावट के प्रमुख कारण क्या है? पहली बात तो जो विदेशी फर्म है उनका प्रत्यावर्तन और विनिवेश, यानी कि रिपेट्रिएशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। रिपेट्रिएशन, यहां से चला जाना, वापस अपने देश में चला जाना, एक बड़ा कारण है। ठीक है, और हम जैसे फोर्ड वगैरह का हमने देखा कि फोर्ड ने अपने यहाँ पे उत्पाद बंद कर दिया, काम बंद कर दिया, इस प्रकार की चीजें बहुत देखने को मिली। ठीक है, जो वर्ष 2024-25 में कुल 51.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास था, ये जो गिरावट थी। साथ ही भारतीय कंपनी द्वारा बाह्य FDI, ठीक है, आउटवर्ड FDI, भारत की कंपनियां भारत से ज्यादा विदेश में जो काम कर रही हैं, या जैसे अमेरिका की बात करें या अन्य देशों में जहां पे वो लगातार अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो अपनी कंपनी की शाखाएं हैं, उनको खोल रहे हैं और वहां पे काम कर रहे हैं। तो दो कारण है, एक जो विदेशी फर्म्स है उनका यहां से वापस चला जाना, ठीक है, दूसरा भारत में जो बेसिकली इस प्रकार का इन्फ्लो था वो आउटवर्ड FDI के रूप में बाहर जाना। ये दो बड़े कारण है, लेकिन और कुछ कारणों पर भी हम बात करेंगे। इसके पहले बताता चलूं कि 10 जून से स्टडी IQ में जो हिंदी बैच है, P2I हिंदी बैच है, यानी कि प्रतिज्ञा बैच है, इसकी शुरुआत हो रही है। बात करें इस बैच की, तो चाहे हम SIP की बात करें, MRP की बात करें, SIM की बात करें, ठीक है, प्री के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स की बात करें, ठीक है, हम मेंटरशिप की बात करें, हम बात करें अगर थ्रू आउट 18 किताबों के सेट की बात करें, हर वो फीचर जो आपको चाहिए वो उस बैच में अवेलेबल है। हर महीने आप 11,000 रुपए जीत सकते हैं, है ना। बात करें तो अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो पूरी फीस वापस हो जाएगी। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है जिसमें बड़े IAS अधिकारी आपको गाइड करते हैं। तो बहुत से फीचर्स हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं, हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। आप नीचे लिंक दी होगी या फिर आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके जुड़ सकते हैं। चलिए, क्या है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश? क्या होता है कि किसी विदेशी फर्म द्वारा, ठीक है, या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में जो किया गया निवेश होता है वो क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। बड़ी सरल भाषा में, ठीक है, जैसे अगर मैं अमेरिका में जाके कोई कंपनी में निवेश करूं तो मेरी FDI हो जाएगा, मेरे द्वारा ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, FDI क्या करता है? किसी निवेशक को एक बाहरी देश में प्रत्यक्ष व्यावसायिक खरीद की सुविधा प्रदान करता है, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली हम वहां पे जो व्यावसायिक खरीद कर रहे हैं वो चीज। और समझ लेते हैं, निवेशक जो होते हैं, अगर मैं हूं या कोई भी बड़ा निवेशक है, ठीक है, वो कई तरीके से FDI का लाभ उठा सकता है। कैसे? दूसरे देश में एक सहायक कंपनी की स्थापना कर सकता है वो, ठीक है, किसी मौजूदा विदेशी कंपनी का अधिग्रहण, जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका का व्यक्ति भारत में किसी कंपनी को अधिग्रहित कर लिया इस प्रकार से, या उसका विलय हो जाए, या किसी विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम साझेदारी, ठीक है, जैसे अगर मारुति सुजुकी की बात कर ली जाए, तो इस प्रकार के जब हमको जुड़ाव देखने को मिलते हैं तो आसान भाषा में से हम क्या कहते हैं? FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। चलिए, भारत में कुछ सीन को देख लें तो भारत में FDI का जो विनियमन है वो FDI नीति 2020 और FEMA यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का जो गैर ऋण उपकरण है नियम 2019 का, उसके अंतर्गत होता है। और ब्रॉडली देखा जाए तो जो FEMA 1999 का है उसके तहत इसको विनियमित किया जाता है। ठीक है,
एफडीआई का मुख्य विनियामक अगर देखा जाए नियामक कौन है तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये इसको बेसिकली नियामक करता है, नियमन करता है इसका, और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी क्या करता है, इस प्रकार के नियमों को लागू करने में अपनी महती भूमिका निभाता है। और बहुत जगहों पर अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट को जो मैनेज करता है यानी कि सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका भी हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं प्रभाव दिखता है इस प्रकार के विनियमन में। चलिए, भारत में एफडीआई पे प्रतिबंध क्या है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन, जुआ, सट्टेबाजी, लॉटरी, चिट फंड, रियल एस्टेट तथा तंबाकू उद्योग जैसे क्षेत्रों में भारत में आप एफडीआई नहीं कर सकते। इन क्षेत्रों में एफडीआई इज नॉट अलाउड, ठीक है, यहां पे अलाउड नहीं है। चलिए, एफडीआई आकर्षित करने वाले प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? भारत में जो एफडीआई आती है विनिर्माण में आती है, वित्तीय सेवाओं में आती है, ऊर्जा संचार सेवाओं में आती है, ठीक है। लगभग 60% अधिक इन्हीं क्षेत्रों में भारत में एफडीआई आती थी, जो अभी बहुत कम हो गई है, ठीक है। प्रमुख देश कौन से जहां से एफडीआई आती है? सिंगापुर, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां से सबसे ज्यादा यानी कि लगभग 75% सिर्फ इन्हीं देशों से एफडीआई आती थी, ठीक है। भारतीय कंपनी द्वारा अगर बाह्य प्रत्यक्ष निवेश जो आउटवर्ड एफडीआई है उसकी बात कर ली जाए तो लगभग देखिए 75% की वृद्धि हुई है। और ओएफडीआई के लिए कहां कहां पे सबसे ज्यादा ओएफडीआई भारत के द्वारा हुई है? भारत की जो कंपनियां उनके द्वारा सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस और नीदरलैंड। लगभग जिन देशों से भारत में एफडीआई आती थी उन्हीं देशों में भारत का ओएफडीआई बहुत ज्यादा हुआ है। तो यह भी एक टसल हो गई है कि जहां से एफडीआई आती थी वहां पे हम ही इन्वेस्ट करने चले जा रहे हैं, तो थोड़ी सी चीजें थोड़ी सी हल्की पड़ गई हैं, ठीक है। ओएफडीआई वृद्धि को 90% से अधिक बढ़ाने वाले क्षेत्रों में, मतलब 90% से अधिक ओएफडीआई किन क्षेत्रों में है वो क्या है? वित्तीय, बैंकिंग एवं बीमा सेवाएं, विनिर्माण और थोक एवं खुदरा व्यापार और रेस्टोरेंट और होटल वगैरह जो है, यहां पे लगभग 90% से ज्यादा आउटवर्ड एफडीआई को हमने यहां पे देखा है। चलिए, बात करें अगर हम कि प्रमुख बाधाएं, इश्यूज क्या है, अगर देखा जाए कुछ 6 बिंदु में हमने इसको समराइज किया है। तो पहला तो जटिल नियम की ढांचा क्या है? कर कानूनों और ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे जो जटिल नियम है वो बहुत टफ, मतलब जिसे कहते हैं कि तो लैंग्वेज इतनी टफ और इस प्रकार के जो नियामक ढांचा है वो क्या है, लिखा ना कि जटिल नियम विदेशी नियमों के लिए अनुपालन में कठिनाई पैदा करते हैं, ठीक है। जैसे कि वोडाफोन को जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के कारण कानूनी विवाद का सामना करना पड़ा था, ठीक है, तो दिक्कत आई थी वहां पे। इस प्रकार की चीजें। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है क्या? परिवहन, बिजली आपूर्ति और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी से व्यापार की लागत बढ़ती है और आपूर्ति श्रृंखला में क्या होती है? देरी होती है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के हिसाब से क्या है कि लॉजिस्टिक लागत जीडीपी का लगभग 14 से 18% है। 14 से 18%। जीडीपी हमारी ट्रिलियंस में बॉस, तो 14 से 18% होना मतलब बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 1/5 तो सिर्फ इसी में लागत, क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक्स की लागत लग रही है। इस पे ध्यान देना होगा भारत को, ठीक है। और क्या है? प्रतिस्पर्धा में बाधाएं क्या है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा जो प्रेडेटरी प्राइसिंग होती है, ये जब निर्धारित करती है, इससे क्या होता है? परंपरागत खुदरा विक्रेता प्रभावित होते हैं। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग हमेशा से दिक्कत की बात रही है। कोई 20 में कर रहा है, आपने 18-19 में कर दिया, समझ में आता है। कोई 20 में कर रहा है, आपने 9 कर दिया, 8 कर दिया, इस स्तर पे। और ये एडटेक में भी है, ठीक है। एडटेक में भी इस प्रकार की जो प्रीडेटरी प्राइसिंग होती है, जहां पे आपका टारगेट सिर्फ मार्केट कैप्चर करना होता है, क्वालिटी एजुकेशन देना नहीं होता है, तो वहां पे भी देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, प्रतिस्पर्धा आयोग जो भारत का है, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, कि सीमित प्रभावशीलता निष्पक्ष बाजार सुनिश्चित करने में बाधा देती है। मतलब क्या कि जिस स्तर पे सीसीआई को काम करना चाहिए था, उस स्तर पे वो काम न करके रेड टेपिज्म जैसी चीजों को, यानी कि रुकावटों को और बढ़ा रही, ठीक है, रुकावटों को और क्या करे, बढ़ा रही। चलिए, बात करें अगर भारत में कुछ और जो बाधाओं के बिंदु थे, क्या थे? एफडीआई का असमान वितरण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या चीजें हैं? अधिकांश एफडीआई सेवा क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे शहरी क्षेत्रों में सीमित है, ग्रामीण क्षेत्रों तक इनकी पहुंच नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी और अवसरों का अभाव होना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को हतोत्साहित कर रहा है। और क्या है? पर्यावरण और स्थिरता संबंधी चुनौतियां क्या है? निवेशकों की बढ़ती स्थिरता प्राथमिकताओं के बावजूद भारत में पर्यावरण नियमों के क्रियान्वयन असंगत है। पर्यावरण को लेकर भारत में सीरियसनेस नहीं है, और वो सीरियस होना भी चाहिए, क्योंकि अब भाई वो तो क्योटो प्रोटोकॉल और बाकी चीजों के हिसाब से करेंगे। आपके यहाँ चीजें ही नहीं बनी हुई है, तो दिक्कत की बात है, इस पे काम करना होगा। जैसे नियमगिरी पहाड़ियों में खनन के खिलाफ स्थानीय विरोध भी हुआ और होना भी चाहिए। सरकार को देखना होगा ना कि कहां पे आप अलाउ कर रहे हैं, कहां पे नहीं अलाउ कर रहे हो, ठीक है। अगला क्या है? कानूनी नीतिगत अस्थिरता क्या है? बार बार नीतियों का बदलना, और जो नियम जो है वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ जाते हैं। और ये जब नीतियां बदलती हैं, नियम अस्पष्ट रहते हैं, वेग रहते हैं, तो निश्चित तौर पे जो निवेशक हैं उनके बीच में अनिश्चितता बढ़ती है, वो इन्वेस्ट करने से क्या है, कहीं ना कहीं बचते हैं, ठीक है। चलिए, उपाय क्या किए जा सकते हैं? बहुत हम आसान भाषा में मैं समझा रहा हूं, मैं इसको जिसे कहते हैं क्रिटिकल नहीं कर रहा हूं,
आसान भाषा में समझने के लिए आप समझ सकते हो, और मुख्य परीक्षा हो या प्रारंभिक परीक्षा हो, दोनों जगह पे ये काम आएगा आपको, ठीक है। नीतिगत न्याय सुधार क्या कह सकते हैं? एफडीआई अनुमोदन के लिए डीपीआईआईटी, आरबीआई और राज्य प्रक्रियाओं को क्या है, एकीकृत करके सिंगल विंडो क्लियरेंस पे काम करना होगा। यार 10-12 साल पहले जब हम लोग इस प्रकार की चीजों पे बात करते थे तो इसी प्रकार के समाधानों पे बात करते थे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहिए। अभी तक इस पे काम नहीं हुआ है, इस पे काम करना होगा, ठीक है। वोडाफोन कर मामले जैसे विवादों से बचने के लिए डेडिकेटेड वाणिज्यिक न्यायालयों के माध्यम से तेजी से विवाद समाधान, जैसे हम डेडिकेटेड नॉर्मल क्या कहते हैं कोर्ट्स की बात करते हैं, वाणिज्यिक कोर्ट्स भी आ जाए, ये काम कर ले इस पर, ठीक है। समयबद्ध और स्पष्ट फ्रेमवर्क के द्वारा निवेशकों में विश्वास बढ़ेगा। अगर सही से चीजें आप काम करेंगे तो निवेशक भी हमें पे और इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। और क्या है, संरचनात्मक जो चुनौतियां हैं उनका समाधान क्या है? कृषि प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा और नवीनीकरण ऊर्जा, ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जैसे क्षेत्रों में टैक्स ब्रैकेट, अनुदान और सस्ती पूंजी जैसे प्रोत्साहन दिए जाए, ठीक है। सपोर्ट करोगे तभी तो वो आएंगे ना, तुम उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड करोगे तभी तो आएंगे ना, वो तो आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उनके लिए कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। कम एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्यों के लिए विशेष निवेश पैसे, क्षेत्रीय असमानता में कम होगी। जहां पे कम एफडीआई आ रही है उनके लिए स्पेशल पैकेज दो, स्पेशल सपोर्ट दो, स्पेशल सब्सिडी दो, ताकि वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ सके। और ज्यादा एफडीआई भारत में आएगी, जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना ज्यादा आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेगा तो पुनर्निवेश और रिवर्स एफडीआई को प्रोत्साहन क्या है? विदेशी कंपनियों को भारत में मुनाफे का पुनर्निवेश करने पे छूट प्रदान की जाए, ठीक है। मुनाफे और कमा सके इसके लिए पुनर्निवेश करो, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह चीजों पे और ध्यान दिया जाए कि ये कम हो जाए, ठीक है। नए निवेशों से संबंधित लाभांश प्रेषण यानी कि डिविडेंड रिपैट्रिएशन पे प्रतिबंधों में ढील दी जाए। मतलब बेसिकली जहां पे वो थोड़ा खुल के काम करना चाहते हैं वहां पे जो प्रतिबंध है, जो रोक है, इस प्रकार के डिविडेंड रिपैट्रिएशन जगह जैसे जो बिंदु हैं, इन पे थोड़ा सा और खुल के आए, समझ के आए, चीजों को देखें, ठीक है। इसको मैंने एक बार, मुझे याद है कि शायद मैं जीएस की क्लास में पढ़ा रहा था और मैंने एक वीडियो भी बनाया था। वैसे मुझे लगता है पंकज सर ने भी अपने वीडियोस में, खासकर जब वो इकोनॉमी की मैराथन ले रहे थे तो उन्होंने इसको कवर किया होगा, ठीक है। जैसे टाटा मोटर्स का जगुआर लैंड रोवर को जो अधिग्रहण किया, उसने भारत के ऑटोमोटिव क्षेत्र में बड़े निवेश किए, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजों को आप अलाउ करो ना, इस प्रकार की चीजों को आने दो ना, ठीक है। क्या है, बुनियादी ढांचे और कौशल विकास में सुधार। टियर 2 और टियर 3 शहरों में बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाकर हम एफडीआई को क्या कर सकते हैं, और संतुलित कर सकते हैं। सड़कों, रेल, हवाई मार्ग और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को बेहतर करके, उन्नत करके, जो 14 से 18% का खर्चा मैं बता रहा था वो कम हो सकता है, ठीक है। और क्या बिंदु है? विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्लस्टर्स का निर्माण, बहुत दिन से बात हो रही है पर उस तरीके से निर्माण नहीं हो सका जिस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। उभरते क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या है, विशेष क्लस्टर्स SEZ बनाए जाएं। कार्यबल को उन्नत कौशल प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। और क्या, विदेशी निवेशकों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए क्या कर सकते हैं, आउटवर्ड एफडीआई जो OFDI है के प्रबंधन के लिए अनुकूल नीतियां बनाई जाए। और क्या है, मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए नकदी प्रवाह को, ठीक है, जो करेंसी फ्लो होता है उसको सुगम बनाने हेतु निवेश प्रक्रियाओं को क्या किया जाए, और सरल बनाया जाए। तो इस प्रकार की चीजों में अगर काम किया जाए तो भारत बेहतर कर सकता है। हम क्या कह सकते हैं कि मजबूत सकल अंतर्वाह के बावजूद भारत का जो शुद्ध एफडीआई निवेश है वो क्या है कि बाहर की तरफ जा रहा है, और बाह्य एफडीआई में वृद्धि के कारण क्या है, घट गया है, कंपनियां जा रही हैं यहां से, ठीक है। नियामक अड़चनों, बुनियादी ढांचे में कमी और क्षेत्रीय संतुलन को दूर करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। एक संतुलित निवेशक अनुकूल वातावरण जिसमें न्याय संगत क्षेत्रीय विकास, नीति निश्चितता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता हो, यह दीर्घकालिक रूप से एफडीआई को क्या कर सकता है, बढ़ावा देकर हम क्या कर सकते हैं, भारत की आर्थिक मजबूती को और बढ़ा सकते हैं, इसको और सुदृढ़ कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। आसान भाषा में हमने एफडीआई को समझा, क्यों एफडीआई इतना कम हुआ हमने इसको समझा, कैसे हम एफडीआई को बेटर कर सकते हैं हमने इसको समझा। तो कुल मिला के मेरा हमेशा से लक्ष्य यह रहा है कि आसान भाषा में स्टूडेंट्स को, आप सबको समझा सकूं कि किस प्रकार से हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आसानी से छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के समझ सकते हैं। हिंदी साहित्य का नया बैच 16 जून से शुरू हो रहा है, इसको भी बताता चलूं, मैं खुद हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं। 16 जून को ये जो बैच क्लोज हो रहा है, शुरू नहीं हो रहा, सॉरी, 16 जून को जो बैच क्लोज हो रहा है, रीतिकाल से बैच शुरू हो रहा है। तो इस बैच से जुड़ने के लिए नीचे लिंक दिया होगा, या आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके भी हिंदी साहित्य के इस बैच से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना न भूलें, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं। @ऑफिशियल विकास डालेंगे सर्च बॉक्स में तो भी UPSC में विकास सिंह आएगा, वहां पे जुड़ सकते हैं। vikas.singh@studyIQ.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं सभी बिंदुओं पे। विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं अधिकतम डिस्काउंट के लिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको आसान भाषा में एफडीआई और उससे जुड़ी दिक्कतों को समझाने में कामयाब हुआ होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।